रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज नजम सेठी का बयान थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, शायद उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बात की थी। और ऐसा लग रहा था कि नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद जो उनके नवाज़ शरीफ से तस्वीर सामने आ गए थे, तो ये लग रहा था कि नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद ये उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक किस्म का एक कैंपेन शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देंगे या उनको जो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए उनको पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो पाकिस्तान को उनको इजाज़त देना चाहिए, क्योंकि माजी में भी ऐसा ही हुआ था। मैं चाहता हूँ कि पहले उनके बयान सुन लें, उस पर फिर बात करेंगे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बेस दिया था। पाकिस्तान बगदाद, सेंटो और सीटो के पैक्ट्स का हिस्सा था, जिसके अंदर ये फैसिलिटीज आपने इन अदारों को दी हुई थी, इन अलायंस पार्टनर्स को, जिसके अंदर अमेरिका था। और उसके एक्सचेंज में आपको मिलिट्री हथियार मिले, आपको बहुत इमदाद मिली, जिसके साथ अयूब खान की दौर के अंदर 6, 7, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और अभी भी लोग याद करते हैं उस जमाने को, द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। बहुत डेवलपमेंट हुई थी, ये डैम्स बने थे, मंगला बना था, वगैरह वगैरह, तरबेला का काम शुरू हो गया था। तो हमेशा कोई ना कोई एक्सचेंज तो होता है, और वो सिक्योरिटी डायमीटर्स होते हैं। तो अब भी सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। और ये बाय द वे मैं आपको बताऊं, जब नेटो ने जब जनरल मुशर्रफ थे, तो उस वक्त भी अमेरिका ने $20 अरब पाकिस्तान को दिए उस 10 साल की रिहाई के अंदर, जिसके अंदर मिलिट्री एड भी आई और दूसरा भी हुआ। जब ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे और डिक्टेटर थे, उस वक्त भी अमेरिका ने आपको बहुत हथियार दिए और बहुत पैसे दिए। तो ये तो एक रियल पॉलिटिक का ये हिस्सा रहा है, अलायंसेज रहे। अभी इंडिया जो है, इंडिया की सॉवरेनिटी कहाँ, वहाँ तो कोई नहीं ये पूछता कि जी आपकी सॉवरेनिटी कहाँ गई है। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता, और यहाँ उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो मतलब ये है कि ये तो अलायंस पार्ट। अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद ली थी। और उस वक्त आपके भी अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट थे, अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफगानिस्तान के अंदर। तो अब तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। अब वहाँ TTP बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है। आप शायद, तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट कोई अफगानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं। तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर्ज है कि वो निगोशिएट किया जाए। ये नजम सिटी का बयान था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसूफ पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तानी इदारों को क्या मशवरा देना चाह रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे दे दे या उनको अपने फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। मतलब अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को उस पर कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पे आप लोगों के साथ बात करूं कि इसके पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब हम जैसे लोग क्यों इसके मुखालफत कर रहे हैं। जिन लोगों ने अगर अफ़गानिस्तान को कवर किया हो या यहाँ पे वॉर ऑन टेरर को कवर किया हो, जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी उसको कवर किया हो, तो वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इससे पाकिस्तान पे क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। फर्ज करें अगर वो कबाइली इलाकों में या अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स करेंगे या वहाँ पे तालिबान को निशाना बनाएंगे, तो उसके पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे। देखिए, ये 2001 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त ये उनके साथ मुआहिदा किया था, तो उस वक्त इनका ये मौक़िफ़ था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वो सूरत हाल याद होगी कि 2004 या 5 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस हमारे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर एक मुज़ाहमत शुरू हो गई। वहाँ पे तालिबान सामने आने शुरू हो गए। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ और 2007 के बाद फिर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और उसके बाद फिर आप लोगों को याद होगा कि पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आने शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा सिविलियन उसमें निशाना बने और तकरीबन इस पूरी लहर के दौरान तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी सिविलियन थे वो शहीद हो गए। उसमें हमारे बहुत ज़्यादा फौजी जवान शहीद हुए, बहुत ज़्यादा पुलिस एहलकार, FC के एहलकार, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान उसमें शहीद हुए और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। और इसका
اندازہ میرے خیال میں آپ ان گھروں میں جا کر لگا سکتے ہیں جہاں پہ شہداء کے لواحقین آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی اکانومی کو تقریباً 120 سے لے کر 150 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے آپ کو راؤنڈ اباؤٹ کچھ 23 بلین ڈالر ہے یا کچھ 35 بلین ڈالر بتا رہے ہیں، جو آج آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور آپ کی بیرونی جو قرضہ ہے اگر وہ 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہے تو آپ سوچ لیں کہ 150 بلین ڈالر آپ کو نقصان ہوا ہے افغانستان کے اس جنگ کی وجہ سے، اور آپ کو امریکہ کا اتحادی بننے کا جو نقصان اٹھانا پڑا وہ تقریباً 150 بلین ڈالر کا اٹھانا پڑا، اور اس میں آپ کو امریکہ نے، چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 35 بلین ڈالر آپ کو مل گئے، 115 بلین ڈالر آپ کی اکانومی کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی وجہ سے آج آپ آئی ایم ایف کے در پہ جا کر وہاں پہ آپ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ امداد کریں، اور یہ جو نقصان ہے یہ آپ کو افغانستان میں امریکہ کا اتحادی بننے کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج نجم سیٹھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم کو کہ اگر آپ دوبارہ امریکہ کا اتحادی بنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو ڈالرز دیں گے۔ کتنے ڈالرز آپ کو دیں گے؟ 20 بلین ڈالر دیں گے، 25 بلین ڈالرز دیں گے، لیکن ایک بار پھر آپ کو نقصان کتنا اٹھانا پڑے گا؟ 100 اور 150 بلین ڈالر اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پرسکر افغان طالبان کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بلکہ کل کی بات میں کر رہا ہوں کہ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے اور پاکستانی طالبان کے جو ٹی ٹی پی ہے ان کے جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں افغان طالبان میڈیٹر ہیں، اور ہم نے پاکستانی طالبان کو کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے تو اسی صورت میں افغانستان کے اندر آپ لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ یہ افغان طالبان کی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے۔ ابھی آپ کے پاکستانی طالبان افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں، اور وہاں سے کبھی کبھار یہ جو دہشت گردی کی یہاں پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ وہاں سے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بی ایل اے کے جو لوگ تھے پہلے افغانستان کے اندر بیٹھے تھے، اب بھی ہے، لیکن اس میں کچھ ایران کی طرف چلے گئے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں کہ چلو امریکہ سے آپ کا معاہدہ ہوا افغان طالبان کے خلاف، وہ افغان طالبان کے خلاف وہاں پہ ڈرون اٹیکس کریں گے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ریئیکشن میں افغان طالبان آپ کو پول پیش کریں گے؟ افغان طالبان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ان کے کافی سارے پچھلے 40 سال سے افغانی لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر، پہلے رشیا کے خلاف، پھر آپس میں، اور پھر امریکہ کے خلاف۔ کافی سارے ایسی تنظیمیں ہیں جو وہ پھر آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، تو پاکستان ایک بار پھر میدان جنگ بنے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نجم سیٹھی کی طرح جو لوگ ہیں کیا وہ پاکستان سے مخلص ہے یا پاکستان کے ہمدرد ہے کہ وہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں؟ یا فرض کرے نواز شریف کو بھی اپنا پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ ریسنٹلی جو نجم سیٹھی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر نجم سیٹھی کی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی اپنا پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ کیا آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم تب آپ کے ساتھ پروگرام سائن کریں گے جب آپ امریکہ کو وہاں پہ ڈرون اٹیکس اور یا افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک کے لیے اپنے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ یہ میرے خیال میں جو حکومت ہے ان کو اپنا پوزیشن قوم کے سامنے واضح کرنا چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے تو تب بھی قوم کے سامنے وہ اپنا پوزیشن واضح کرے کہ یہ آئی ایم ایف کا ڈیمانڈ ہے۔ اگر نہیں ہے، اور امریکہ سے جس طرح کے خبریں آئی تھے کہ شہباز شریف نے ان کے سفیر سے ریکویسٹ کی تھی اور کہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، تو کیا امریکی سفیر نے، جو نامزد سفیر ہے، انہوں نے یہ کہا ہے ان سے؟ کیونکہ نجم سیٹھی تو مسلم لیگ نون کا بی ٹیم ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو نجم سیٹھی نے اگر یہ بات کہی ہے تو کس کے ایما پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے؟
दूसरा जो नया दौर है जिसके अंदर अक्सर वो तैसियत देते हैं, मेरे ख़्याल में उसका भी तहकीकात होना चाहिए। जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो उनके हवाले से भी तहकीकात करे कि ये इदारा कौन फ़ंड कर रहा है, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि उन्होंने हामिद मीर को बेस बनाकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत अगर रहती तो वो अप्रैल में आर्मी चीफ को चेंज करने वाली थी, और बार बार वो अपने उसी रिपोर्ट के अंदर जनरल पेज हमीद के वो तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया है और पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक किस्म के डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की है। जो उनकी रिपोर्ट्स है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वो हमने सिर्फ उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में फ़ौज को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये जो नया दौर है ये किसका है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, और ये जो प्रोपेगंडे पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। और इसमें जो लोग आ रहे हैं आप देख लें, मतलब उसका भी बैकग्राउंड देख लें कि वो लोग कौन है, और एक स्पेसिफ़िक किस्म के नज़रिया है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रदारी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उनको इन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए, और इस किस्म के जो लोग हैं फ़र्ज़ करें अगर वो पाकिस्तान के कौमी मफ़ाद के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करता है तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। मतलब ये जो भी है, मतलब अगर कोई सहाफ़ी है, सहाफ़ी कोई फरिश्ता तो नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करता हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त के आड़ में मैं अगर अपने पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाऊंगा या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो मेरे ख़्याल में मेरे ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। इसी तरह जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, ख्वाह वो सहाफ़ी है। सहाफ़ी कोई फरिश्ता तो नहीं है कि हम ये कहें कि वो सहाफ़ी है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। मेरे ख़्याल में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सहाफ़त के आड़ में इस किस्म की चीज़ें कर रहा हो सकता है कि सहाफ़त के आड़ में वो किसी दूसरे का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हो। ये मेरे ख़्याल में इस पे किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा असल टॉपिक है वो नजम सेठी है। नजम सेठी का ये स्टेटमेंट देकर मुझे बड़ा खौफ होने लगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो कैंपेन शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले इसराइल के हवाले से कुछ सहाफ़ियों ने कैंपेन शुरू किया, अब ये नजम सेठी ने इन ड्रोन और इस अमेरिका को एयर स्पेस देने के हवाले से कैंपेन शुरू कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि एक तो हमें पाकिस्तान को उससे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि माज़ी में ऑलरेडी हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है, और जब एक मिसाल मौजूद है तो वही चीज़ रिपीट होगा। वही चीज़ होगा कि यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें किसी को मारेंगे तो वो अपना बदला आपसे लेंगे, और ये लोग एक बार फिर हमारे फ़ौज को निशाना बनाना चाह रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारी पुलिस को, हमारे एफसी को, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे जाकर जब ड्रोन अटैक्स करेंगे तो वहाँ से जो लोग हैं वो हमें निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे कि ये चीज़ें पाकिस्तान से हो रही है तो हम अमेरिका तक तो नहीं पहुँच सकते। अगर नहीं पहुँच सकते तो ये एक ईज़ी टारगेट है हमारे लिए, तो फिर वो पाकिस्तान को, यहाँ पे हमारे सिविलियन को निशाना बनाएंगे, हमारे सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाएंगे। इसी तरह अफ़गान तालिबान के साथ जो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये एक साजिश है। जो आपके अफ़गान तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं उस ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए ये एक साजिश है। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इंडिया ने वहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म की पेनिट्रेशन की थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब भी आप अगर वहाँ पे जाएंगे और आप अफ़गानों से बात करेंगे तो वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। ये क्यों देते हैं? ये हिंदुस्तान ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और उनके इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्होंने उनकी ब्रेन वॉशिंग की थी कि ये जो
ایشوز ہیں افغانستان کے اندر، یہ سارے پاکستان کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاکستان یہاں پہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان یہاں پہ اپنا ایک الگ گیم کھیل رہا ہے، اور پاکستان کی آئی ایس آئی یہ چیزیں کر رہی ہے، وہ چیزیں کر رہی ہے، اور پوری افغانستان کے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیا۔ ابھی آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے، افغانوں کو ان سارے چیزوں کے حوالے سے حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہم سوچ رہا تھا وہ تو بالکل غلط تھا، مطلب پاکستان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ انڈیا نے ہمیں بتایا تھا یا جو کچھ اسی وقت کے افغان اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت نے ہمیں بتایا تھا، امر اللہ صالح نے ہمیں بتایا تھا، وہاں پہ دوسرے جو ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے، مطلب اس میں تو کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ تو ویسے ہی ہمیں پاکستان کا دشمن بنایا تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ افغانستان کے اندر آپ کا جو امیج ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، تو نجم سیٹھی کے اس بیان کا ایک لنک وہاں پہ بھی جاتا ہے کہ جب آپ یہ چیز شروع کریں گے تو دوبارہ وہاں پہ ہندوستان کو آنے کا موقع مل جائے گا، اور دوبارہ وہی چیز شروع ہو جائے گا، اور پھر افغان کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہم جو سوچ رہے تھے نہیں وہ تو ٹھیک نہیں تھا، مطلب یہ تو وہاں کی پاکستان ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، وہ آپ کا دوبارہ سخت دشمن بن جائے گا، پہلے جتنا تھا اس سے اور بھی زیادہ دشمن بن جائے گا۔ ایک اور چیز، افغان طالبان وہاں پہ مختلف گروپ سے اور بہت مضبوط ہے افغان طالبان، جو اب کے افغان طالبان ہیں یہ ہمارے جتنے بھی بارڈرز ایریاز ہیں یہاں پہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی امریکن فورسز یہاں پہ ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں پہ ان کو کبھی کامیابی نہیں ملی، یہاں پہ جب بھی وہ آتے تھے یا ان کے یہاں پہ جو جتنے بھی بیسز تھے وہ ہمیشہ انڈر اٹیکس رہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، زیادہ تر وہ باگرام میں اور کابل تک محدود رہتے تھے یا وہاں پہ شمال افغانستان کی طرف جاتے تھے، لیکن یہاں پہ آنے سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ابھی یہاں پہ فرض کرے ایسا کوئی اگر صورتحال بنے گا تو افغان طالبان یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا جو بارڈر ریجن ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا۔ نجم سٹی آپ کے جو بارڈر ایریا ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، یہ آپ کا دوسرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تیسری چیز اس کا کیا ہوگا، افغان طالبان براہ راست آپ کے ساتھ دشمنی لیں گے، اور آپ کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو آپ ایک قسم کے لنکس بنانا چاہتے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھرو افغانستان لنک ہو جائے اور سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسیس مل جائے، اور اس کے ذریعے ہمیں رشیا تک ایکسیس مل جائے، تاکہ روس کے ساتھ اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہم براہ راست تجارتی اپنے روابط قائم کریں، اور وہ افغانستان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ افغانستان بھی اس کے لیے ایگری ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یہاں پہ کراچی اور گوادر تک ایکسیس مل جائے گا، وہاں سے پاکستان کو افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا اور روس تک ایکسیس مل جائے گا، افغانستان ایک بزنس ہب بن جائے گا، جو آپ کا بارڈر ایریا ہے پاکستان کے بزنس ہب بن جائے گا، آپ کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان بزنس ہب بن جائے گا، یہاں پہ ملین آف ڈالرز آپ کو ڈیلی بیسس پہ آئیں گے، آپ کا وہ جو منصوبہ ہے ختم، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز، یہاں پہ جب فرض کرے دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے، آپ کے جو جتنے بھی گروپس ہیں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے، آپ کے پاکستان کے اندر دوبارہ اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو جائے گی، تو ابھی جتنے ایریا سے آپ نے اپنے فورسز کو، اپنے فوج کو وہاں سے ہٹا دیا ہے، اور وہاں سول ایڈمنسٹریشن کو سارے اختیارات دے دی گئے ہیں، اور پولیس نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، فرض کرے ملاکنڈ ڈویژن ہے یا آپ کے کافی سارے قبائلی علاقوں میں مختلف جگہ ہیں، آپ کو دوبارہ وہاں پہ اپنا جو آرمی ہے اس کو موو کرنا پڑے گا، ڈیلی بیسس پہ آپ کو ملین آف ڈالرز وہاں پہ خرچ کرنے پڑیں گے دوبارہ، تو آپ کی اکانومی پہ ایک طرف آپ کی اکانومی کی یہ ویک صورتحال ہے، امریکہ آپ سے کہیں گے کہ میں آپ کو 10 بلین 15 بلین 20 بلین ڈالر دوں گا، تو فرض کرے اگر وہ آپ کو 20 بلین ڈالرز بھی دیں گے تو وہ 20 بلین ڈالر جو ہے آپ کے ایک سال کا خرچہ ہو جائے گا یہاں پہ آرمی ڈپلائمنٹ پہ، آپ کے وہ پیسے یہاں پہ
ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर अमेरिकन कहेंगे नहीं, हम तो मज़ीद पैसे नहीं दे सकते, अभी आप अपने ख़जाने से सारी चीज़ें करें। फिर आप न जा सकेंगे, न निकल सकेंगे, और न आपकी जो इकोनॉमी है वो आपकी इन अखराजात को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो आपको वहाँ पे भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसका क्या नुकसान होगा आपको? अफ़गानिस्तान से आपके ताल्लुकात ख़राब हुए, रूस से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, चीन से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ममालिक कहेंगे कि आपने अमेरिका के कहने पे ये सारी चीज़ें की थी, लिहाजा हम मज़ीद ट्रस्ट नहीं कर सकते, अभी आप अपने मामलात अमेरिका के साथ चलाएं। ठीक है। फिर अफ़गानिस्तान के साथ आपका एक और जो चीज़ चल रही है CPEC का। आपको याद होगा कि पिछले गवर्नमेंट में जब चाइना के अंदर एक वहाँ पे अफ़गानिस्तान के हवाले से एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान, ईरान और चाइना वगैरह, उसमें रूस का भी था, ये सारी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे थे। तो उस वक्त एक चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक मीटिंग हुई थी, और उसमें ये ऐलान हुआ था कि CPEC को अफ़गानिस्तान की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब अफ़गानिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा। आपका जो वो प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ चंद चीज़ें मैंने आपको बता दिए। तो आप सोच लें कि $20 बिलियन के लिए क्या आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? या ये जो नजम सेठी जैसे सो कॉल्ड दानश्वर हैं, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे दिल को बहुत बड़ा दुख पहुँचा है, क्योंकि मैं अपने मुल्क में एक बार फिर वो दहशतगर्दी नहीं देखना चाहता, मैं अपने लोगों का कत्लेआम नहीं देखना चाहता, इसी वजह से मुझे बड़ा दुख और बड़ा दर्द हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या 20 बिलियन या 10 बिलियन या 15 बिलियन, चलो 50 बिलियन हो गए, उसके लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि 20 साल तक ये कुर्बानी हमने दी है, और 20 साल तक बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं। इसी वजह से मेरे ख़्याल में जितने भी लोग इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, इस कैंपेन को सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका का इत्तेहादी बनना चाहिए, पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स के लिए जगह देनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए, और उसके बदले अमेरिका से वो डर ले, तो मेरे ख़्याल में ये लोग पाकिस्तान के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि उसके नुकसानात क्या होंगे। इसी वजह से इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और जो भी इस हवाले से बात करेंगे उनको हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैंने तो आज रिस्पॉन्स कर दिया नजम सेठी को कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, और आपके जितने भी इदारे हैं जो चल रहे हैं यहाँ पे, उसके 15 या 20 साल, मतलब जब से अफ़गानिस्तान का वहाँ पे जंग शुरू हुई है उसी वक्त से लेकर आज तक पिछले 22 साल का ऑडिट होना चाहिए। वो जो डिटेल है वो पाकिस्तानी कौम के सामने लाना चाहिए, ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके कि इस किस्म के जो दानश्वर हैं वो क्यों इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुझे अपने कौम और अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मैं पाकिस्तान से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मुल्क को और मेरे कौम को नुकसान पहुँचे, और जितनी भी लोग मेरे मुल्क और मेरे कौम के हवाले से बात करेंगे वो बात करेंगे जिससे मेरे मुल्क और मेरे कौम को नुकसान पहुंचेगा, और मैं समझता हूं कि ये चीज़ मेरे मुल्क और मेरे कौम के लिए नुकसानदेह है, तो मैं हमेशा उस पर बात करूंगा। मैं हमेशा उस बंदे की को एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा कि ये बंदे ने जो बात कही है इससे मेरे मुल्क और मेरे कौम को ये नुकसान पहुंचेगा। और मेरे ख्याल में ये हम सब की जिम्मेदारी है, जितनी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है उनको इस पे बात करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने फौज से प्यार है, हमें अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से प्यार है, हमें अपने वतन के तमाम इदारों से मोहब्बत है। और जो भी बंदा किसी ऐसे इक़दाम के हवाले से बात करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे जिससे मेरे वतन, मेरे कौम और मेरे मुल्क के इन इदारों को नुकसान पहुंचेगा, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम खुलकर उस बंदे के ख़िलाफ़ बात करें कि आपने ये जो बात कही है इससे मेरे वतन को नुकसान पहुंच रहा है, और प्लीज़ आप ये बात आइंदा के लिए न करें। अगर आइंदा के लिए भी वो करेंगे तो फिर हमें खुलकर
सोशल मीडिया पे वो करेंगे, सोशल मीडिया पे हमें उनको जवाब देना चाहिए। टीवी चैनल पे करेंगे, टीवी चैनल के ऊपर हमें उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर सकूं, ताकि आपको ये इससे जानकारी मिल जाए कि इसके जो नुकसानात है वो पाकिस्तान को किस किस्म के नुकसानात पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं इस पे आपके साथ बात करूंगा। कल भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक मज़ीद प्रोग्राम कर सकूं, और उस प्रोग्राम को देखने के लिए आप जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें, ताकि कल अगर हम लाइव प्रोग्राम करेंगे या रिकॉर्डेड अगर वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, तो कम से कम आप इन चीज़ों को देखें, ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर कल जब आप इन लोगों के जब भी ये इसी हवाले से बात करेंगे, तो कम से कम आप उनको जवाब दे सकें, और आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो कि आप दलील के बुनियाद पे उनको चुप करा सके। थैंक यू वेरी मच।